गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस पे एनसीआरबी के गए थे। तो उन्होंने चीफ गेस्ट की तरह उसको जो संबोधित किया है। तो हम देखते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो पहले तो ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो कंट्री वाइड ये इकट्ठा करके रखती है। और इसको 1986 में सेटअप किया गया था क्योंकि नेशनल पुलिस कमीशन और एमएचए, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स ने दोनों ने रिकमेंडेशंस दी थी कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर और क्राइम के ऊपर कंट्री में जो है वो एक नज़र रखे। फिर जो है 2004 में जाकर CCIS, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इन्होंने जो है इम्प्लीमेंट किया। और इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स भी इन्होंने ही जो है वो इम्प्लीमेंट किए थे, ठीक है, डेवलप किए थे। फिर एनसीआरबी को ही जो है आपका सीसीटीएनएस बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा, कि जिसमें हम सारे पुलिस स्टेशंस को, ऑलमोस्ट 15,000 प्लस पुलिस स्टेशंस को हम और पुलिस ऑफिस को जो है हम कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि सबका डेटा, सब जो है ये जितना कंट्री वाइड डेटा जो है क्रिमिनल्स के ऊपर और क्राइम के ऊपर वो है एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाए और क्रिमिनल्स को पकड़ने में इससे हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये एनसीआरबी ही है, आपको पता होगा कि ये डेटा भी निकालती हैं कि कितना क्राइम हो रहा है कंट्री में। अलग अलग स्पेसिफिक स्टेट्स का भी निकालते हैं, कंट्री वाइड भी निकालते हैं, स्पेसिफिक क्राइम से रिलेटेड भी डेटा निकालते हैं। तो ये मोस्टली एनुअल रिपोर्ट्स इनकी आती रहती हैं और हमारे लिए वो बहुत जो है वो फ़ायदेमंद होती हैं जब हम उनको आप कोट करते हो अपने आंसर्स में, तो ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोनल मास इजेक्शंस। तो इंडियन रिसर्चर्स हैं आपके, उन्होंने कुछ जो है एक टेक्निक डेवलप की है जिससे कि जो सोलर कोरोना क्या है कि आपका जो कोरोना होता है, जो आपका सन के आसपास कोरोना, जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, उसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो अभी कोरोना नहीं है, कोरोना यहाँ पर ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कोरोना जो है सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसमें से कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, मतलब मैग्नेटिक जियो जो स्टॉर्म्स होती हैं वो निकलती हैं। क्योंकि वो आउटर मोस्ट लेयर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, तो हम उसको ना देख नहीं पाते कि कब वो कोरोनल मास इजेक्शन हुई है। तो जब हम उसको देख नहीं पाते तो हम उस पर नज़र नहीं रख पाते और फिर हम ये गैस नहीं कर पाते, क्योंकि जो है ये जो सोलर कोरोना है हमारे स्पेस वेदर को बहुत इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो हमारी सैटेलाइट्स को इम्पैक्ट करेगी, पावर ग्रिड को इम्पैक्ट करेगी, बहुत हमारे को जो है ये तंग करती है। तो इसलिए हम कोरोनल मास इजेक्शंस को देख नहीं पाते, क्योंकि जो हमारे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन है वो इतना ब्राइट है कि हमें नहीं पता लगता कि कब वो ये कोरोनल मास इजेक्शंस वहाँ से निकली हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी स्पेस में आती हैं। तो अब हमारे जो इंडियन रिसर्चर्स हैं, इन्होंने ये आपके एक आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, इन्होंने डेवलप किया है ये सिस्टम, जिसका नाम है सिंपल रेडियल ग्रेडियंट फिल्टर। इसके थ्रू जो है ये कॉन्स्टेंटली जो है डायनामिक कोरोना, मतलब कि कोरोनल मास इजेक्शंस, ये कोरोनल मास इजेक्शंस कैसे इवॉल्व हो रही हैं उसके ऊपर नज़र रख पाएंगे, उसको सेपरेट कर पाएंगे फ्रॉम कोरोना, या फिर अलग जो बाकी इजेक्शंस होती हैं उससे अलग कर पाएंगे कि हाँ ये कोरोनल मास इजेक्शन है और ये अब बढ़ रही है और हमारे स्पेस वेदर को ये इम्पैक्ट करने वाली है। तो उसके लिए जो है इन्होंने ये रिसर्च किया है और ये एक टेक्निक बनाई है सिंपल रेडियल ग्रेडियंट फ़िल्टर नाम से, जो कि आपके कोरोनल मास इजेक्शंस के ऊपर नज़र बना सकेगी और उसका इम्पैक्ट हमारे स्पेस वेदर पर जो है वो कब हो सकेगा, कब वो जो है हमारे को इम्पैक्ट करने वाली है, तो उसके जो है वो एक्यूरेट प्रोडिक्शंस हम उसी के हिसाब से फिर कर पाएंगे, ठीक है। सो अब आप सोच लो, सिंपल सी एक अगर भाषा में समझा जाए कि जो सन से स्टॉर्म्स निकलती हैं, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कब ये स्टॉर्म निकली, क्योंकि इतना ब्राइटनेस है वहाँ पर सन की, जो जो कोरोना के एरिया के पास, हमें नहीं पता लगता कि कब वो स्टॉर्म वहाँ से निकल गई। तो जब अगर हम उसके ऊपर नज़र रख पाएँ कि जब वो स्टॉर्म वहाँ से निकली है, तब हम एक्चुअली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, स्पेस वेदर को, अपने सैटेलाइट्स को हम पोजीशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और हम अपने ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसका, कोरोनल मास इजेक्शंस का, उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो यही एक तरह से ये नज़र रखने का, प्रिडिक्ट करने का ये एक हमारे को टूल मिल गया है। हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने एक बहुत ही सिंपल टेक्निक, लो कॉस्ट टेक्निक बनाई है, ताकि हम सोलर कोरोना से जो मास इजेक्शंस होती हैं उसके ऊपर नज़र रख सकें, ठीक है। तो हम देखते हैं सन के कोरोना के बारे में थोड़ा सा। तो कोरोना, जैसे मैंने आपको बताया, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सन का एटमॉस्फेयर है ये, और ये बहुत ही ब्राइट लाइट होती है सन की, तो इसलिए यूजुअली हिडन रहता है, लेकिन कई बार हमको सोलर एक्लिप्स में दिख जाता है।
और इसी में से सोलर विंड्स आती हैं जिसको आप कोरोनल मास इजेक्शंस भी कह सकते हो, और ये हमारे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करती हैं और इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सैटेलाइट्स की फंक्शनिंग में, क्योंकि ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होती हैं। ठीक है, अब जो है सन का जो कोरोना है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 मिलियन केल्विन होता है और इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डी फैक्टो स्टेट्स और पैरास्टेट्स। तो अभी जो है ये कहा जा रहा है कि जो आपका यूक्रेन है इसमें डॉनबैस रिपब्लिक्स, ये वाला एरिया जो है आपका, ये डॉनबैस रिपब्लिक्स है जिसको रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो कहा जा रहा है कि इन डॉनबैस रिपब्लिक्स को अगर हम अबखाजिया, साउथ ओसेटिया और ट्रांसनिस्ट्रिया जैसा स्टेटस दे दें डी फैक्टो स्टेट्स का, तो शायद यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि ये डी फैक्टो स्टेट्स क्या होता है और ये एरियाज़ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो पहले तो आप देखते हो कि ये अबखाजिया, अबखाजिया जो है ये जॉर्जिया का एक ऐसा पार्ट है जो पहले जॉर्जिया का पार्ट था, लेकिन रशिया ने इसको जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया और इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो रशिया और रशिया के कुछ और कंट्री पार्टनर्स जैसे सीरिया, वेनेजुएला, निकारागुआ, उन सब ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि ये जॉर्जिया नहीं है, ये अबखाजिया नाम की एक सेपरेट कंट्री है। ऐसे ही साउथ ओसेटिया को भी रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया, ट्रांसनिस्ट्रिया को भी रशिया ने ऐसे ही एक्शन लेके जो है वो अलग सेपरेट कंट्री बना दिया था, लेकिन रशिया ने इसको अभी तक खुद भी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये एक सेपरेट कंट्री है। ठीक है, पर ये एक तरह से अब ये सारी ट्रांसनिस्ट्रिया, अबखाजिया, साउथ ओसेटिया, ये सारी जो हैं ये डी फैक्टो स्टेट्स हैं, या फिर इनको हम कह सकते हैं ये पैरा स्टेट्स हैं। ठीक है, तो पैरा स्टेट्स या डी फैक्टो स्टेट्स क्या होती हैं? अब आपकी कोई भी कंट्री जो है उसकी सोवरेनिटी किस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है? अब इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, ये कैसे डिपेंडेंट, कैसे पता लगता है हमें? क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट। ये इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी। दूसरी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इंटरनल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी क्या होता है? हमारी अपनी खुद की गवर्नमेंट है, स्टेट है। ठीक है, हमारी अपनी आर्मी है, हमारी अपनी जो है लॉ मशीनरी है, हमारा सब कुछ खुद का अपना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, हमारी फ्लैग हैं, ठीक है, एंथम है। तो ये हमारी इंटरनल सोवरेनिटी की बात है। ठीक है, मतलब हमारी हम इंटरनली भी हम सोवरेन हैं और हमको बाहर की कंट्रीज़ भी रिकॉग्नाइज करती हैं कि हाँ इंडिया एक सेपरेट कंट्री है, रिपब्लिक है। तो इसलिए इंडिया एक जो है वो एक्सटर्नल सोवरेनिटी भी हमारे पास है। अब जो ये अबखाजिया, साउथ ओसेटिया, ट्रांसनिस्ट्रिया, इनके पास इंटरनल सोवरेनिटी तो है, क्योंकि इनके पास अपनी गवर्नमेंट है, इनके पास अपनी आर्म्ड फोर्सेज है, इनके पास अपनी पार्लियामेंट है, इनके पास अपने एंथम है, फ्लैग है, लेकिन सारी दुनिया इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती कि ये एक सेपरेट कंट्री है। ये इनको माना जाता है कि जॉर्जिया का ही पार्ट है, और इसको ट्रांसनिस्ट्रिया को माना जाता है कि ये मोल्डोवा का ही पार्ट है। ठीक है, तो इनके पास इंटरनल सोवरेनिटी है लेकिन इनके पास एक्सटर्नल सोवरेनिटी नहीं है। ठीक है, तो अब यही कहा जा रहा है कि अगर हम यही मॉडल डॉनबैस रिपब्लिक्स को दे दें कि इंटरनल सोवरेनिटी आप ले सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल सोवरेनिटी जैसे यूएस वगैरह या फिर बाकी कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज ना करें डॉनबैस रिपब्लिक्स को, तो रशिया शायद इस चीज़ से एग्री कर जाएगा, या यूक्रेन भी। ऑफ कोर्स यूक्रेन चाहे नहीं नहीं एग्री करेगा क्योंकि उनका पार्ट एक गया है, लेकिन बाकी दुनिया अगर रिकॉग्नाइज कर ले इन डॉनबैस रिपब्लिक्स को एज डी फैक्टो स्टेट्स, तो शायद जो ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सजेशन आया है कुछ एक्सपर्ट्स से कि इनको जो है पैरा स्टेट्स या फिर डी फैक्टो स्टेट्स अगर आप बना दो डॉनबैस रिपब्लिक को, डोनेस्क और लुहांस्क को, तो शायद रशिया या फिर मॉस्को जो है इस बात पर एग्री कर देगा और वॉर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपके मैप इसलिए यहाँ पर अटैच कर दिया ताकि आपको पता लग जाए। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एमएसएमई इनोवेशन स्कीम। सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई जो है उन्होंने एमएसएमई इनोवेशन स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है। इसके अंदर जो है कुछ इनोवेशन एक्टिविटीज़ जो है वो उनका हब बना कर दिया जा रहा है ताकि जो एमएसएमईज़ हैं वो अपनी हेल्प ड्राइव कर सकें, इनसे डिराइव कर सकें। ठीक है, एक तरह से अब आपको 3 तरह की हेल्प मिलेगी एमएसएमईज़ को। पहला तो इनक्यूबेशन, तो ऐसी इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, अलग किसी भी तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में बनाई जाएगी ताकि एमएसएमईज़ इनको जो है वो अप्रोच करके ये टेक्नोलॉजीज़ जो है अपनी अपनी एमएसएमई में इसको अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, तो ये इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है 15 लाख रुपए पर आइडिया के, और 1 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड जो है वो नीड्स के लिए। दूसरा है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन जो है उसके लिए भी जो है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
और डिज़ाइन एक्सपर्टीज सेक्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कहा जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इन इंक्यूबेशन सेंटर्स ओनली, ताकि वो ऐसी जो है मैन्युफैक्चरिंग करके दे सके, जो आपके डिज़ाइंस बना के दे सकें एमएसएमईज़ को, जो कि वो एमएसएमईज़ अपनी जो है वो बिज़नेस में उसको इवॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए किसी भी चीज़ का डिज़ाइन हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन, किसी प्लांट एंड मशीनरी का डिज़ाइन, तो ये जो है उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। ठीक है, तो तीसरा है आपका आईपीआर। तो अब इसमें आईपीआर कल्चर जो है इंडिया में हमको लाने के लिए, खासकर एमएसएमईज़ में आईपीआर कल्चर लाने के लिए भी जो है वो एक सेंटर बनाया जाएगा, ताकि हम डेवलप कर सकें कि एमएसएमईज़ भी अपने आईपीआर रजिस्टर कराया करें, क्योंकि वो भी कुछ जो है क्रिएटिव या फिर इनोवेटिव जो है बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो अभी जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे के आसपास जो है कुछ विमेन सेंट्रिक कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा अक्रॉस द कंट्री। तो अब ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्या प्रोग्राम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और स्पॉन्सर बैंक्स का मिलकर ये 3 वे पार्टनरशिप प्रोग्राम है। इसके अंदर बैंक्स को कहा जाता है कि एटलीस्ट एक RSETI, मतलब आपका रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप एक अपने लीड डिस्ट्रिक्ट में खोलो, ताकि रूरल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सिखाई जा सके। तो इनका मोटिव ये है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दें और लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग करें इन रूरल यूथ की, ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। तो 18 से 45 ईयर्स की एज के जो यूथ है, पुअर यूथ है, वो एलिजिबल है इन इंस्टीट्यूट्स में या इन इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, ताकि वो ट्रेनिंग ले सकें। फिर उनको प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश की जाती है इन्हीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। तो इसको 28 स्टेट्स में ऑलरेडी हम जो है वो लागू कर चुके हैं अभी तक, और 7 यूटीज़ में इसको हम ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। 23 लीडिंग बैंक्स जो है वो इसको चला रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अभी आपको पता होगा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने पीएम मोदी को लिखा था कि जो अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी है, जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर किया जाता है, उसको ना कंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि कुडनकुलम की जो विलेज पंचायत है उन्होंने उसके खिलाफ एक तरह से रेजोल्यूशन भी पास किया, और वो इसके अगेंस्ट थे। उनको लग रहा था कि इससे रेडिएशन का खतरा हो सकता है उस एरिया में। ठीक है, तो अब जो है हमको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना कि क्या ये जो है आपका कंट्रोवर्सी क्या है, क्या पॉलिटिकल इशू चल रहा है। हमें इतना पता होना चाहिए कि कुडनकोलम न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। तो ये 650 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई में लोकेटेड है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का। जब जैतापुर बन जाएगा महाराष्ट्र में, तो वो सबसे बड़ा पावर स्टेशन होगा इंडिया का। ठीक है, तो अभी तो नहीं बनाया ना, तो इसलिए हमारा कुडनकुलम ही सबसे बड़ा है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCIL, वो इसको बना रहा है अभी भी। ठीक है, तो एटोमिस्ट्रियो एक्सपोर्ट जो है रशिया की कंपनी है, उन्होंने हमको इसका इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करवाया है, और फ्यूल भी उसका जो है कुडनकुलम का वो हमको प्रोवाइड कराने वाला है, रशिया की ये कंपनी है। ठीक है, अब कहा जाता है कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडनकुलम। जो इसका जो आपका कोर है इसके रिएक्टर का, वो इवन आपकी सुनामी, अर्थक्वेक सब कुछ सहन कर सकता है। बहुत ही सिक्योर इसको माना गया है। ठीक है, तो इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और इसको ये इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी प्रोड्यूस करने लग चुका है। यूनिट 3 और यूनिट 4 की कंस्ट्रक्शन चल रही है, और यूनिट 5 और यूनिट 6 का जो है वो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए प्रेपरेटरी फेज में हम जा चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो कि 7 न्यूक्लियर प्लांट्स में लोकेटेड है, और इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो अभी तक 6780 मेगावाट है। ठीक है, ऑफकोर्स अब ये बढ़ भी गई होगी, थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है। तो सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Crime Records Bureau. So recently, Union Home Minister has attended the 37th Foundation Day celebrations of the National Crime Records Bureau. So he was invited as the chief guest at the function. So you know that NCRB is a repository of information on crime and criminals. It was set up in 1986, and it provides us with various reports like the Crime in India report. So it keeps an eye over the crime, and it also keeps information on the criminals in India. So it was of course set up in 1986 upon the recommendation of National Police Commission and MHA's task force suggestions, and
it acts as the repository of information on crime and criminals. So it has been implementing several programs or several systems like the crime and criminal information system, which was implemented during the period of 1995 to 2004. But the most important one is the latest one, which is the CCTNS, the Crime and Criminal Tracking Network and Systems, in which we are connecting 15,000 plus police stations and 6,000 higher offices of police in the country, so that we can effectively keep a track over the crime and criminals in the country. Okay, so basically this is serving as the repository of information upon crime and criminals in India. And it releases several reports, like you may have also seen those reports regarding, they basically release reports regarding the various crimes. Like they release what is the extent of drug penetration in India, how much many murders have happened in the last 1 year, and which areas are specifically more prone to which kind of crime. So basically it keeps an eye over the entire country, this NCRB, and it prepares the data and puts it up in public domain. Okay, so you may have seen that this NCRB data is very important for your mains examination point of view also, because you can quote the data of NCRB in your answers. Okay, so the next topic is coronal mass ejections. So recently, Indian researchers have developed a very simple technique to separate the background of the solar corona. So you know that corona is the outermost layer of the sun, and it generally emits the coronal mass ejections, which are basically solar storms or geomagnetic storms, and it impacts the space weather in the near earth space. So it has the potential to harm our satellites, even our power grid can be stopped because of it. And it is basically because it is geomagnetic in nature, so it has a wider impact upon earth. Okay, so if we can keep a track of when this corona area of the sun is ejecting these mass ejections, we can prepare accordingly. Okay, but because it is in this corona is a surface, it is the outermost most layer of the sun, it is located at the outermost layer of the sun. So because of bright light we cannot see if the emission or the ejection from that the sun is actually coronal mass ejection or something else. Okay, because of the bright light. So they have developed this Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences has developed this simple radial gradient filter, and it will be able to separate the background of this corona from the coronal mass ejection, so that we can keep a track if that a coronal mass ejection is coming into space, and we can prepare ourselves accordingly. Okay, so let's see what is the corona of the sun. So it is the outermost part of the sun's atmosphere. It is generally hidden by the bright light, but during the total solar eclipse it is visible. Okay, so from this particular sun's corona only, the solar wind travels through our solar system, and it is very harmful for our for the earth. Okay, so this corona has a temperature of approximately 2 million kelvins, and it has very extremely it has extremely low density. Okay, so now let us see the next topic, which is de facto states or parastates. So several regions of Commonwealth of Independent States like this Georgia, Moldova, they have these de facto states within themselves. So what is this de facto state or a parastate? So like you know that there is a concept of sovereignty. Sovereignty means that you are sovereign, you have the ultimate authority, you are the supreme, you have the supremacy over supremacy of power in a particular territory. So India is totally sovereign. Okay, because we have both internal sovereignty as well as external sovereignty. So what is internal sovereignty? If a country like India, we have our government, we have our national anthem, we have our flag, we have our constitution, we have our own army, we have our own governments. Okay, so we are internally sovereign, we can manage ourselves in this territory of India. Okay, and we are also externally sovereign. Okay, because several other countries, rather every country of the world, recognizes India as a sovereign country. Okay, there may be some countries which may not be having good relations with us, but they at least recognize that India is a sovereign country. Okay, but there are countries in the world which are only internally sovereign. Okay, so like this country, these Abkhazia is a part of Georgia.
Okay, so it is in Georgia and South Ossetia. Similarly, Moldova, Transnistria in Moldova. So these areas are basically internally sovereign. They have their own government. They have their own army. They were once a part of Georgia, but Russia intervened and created these separate countries. So of course, Russia has recognized Abkhazia and South Ossetia, but it has not recognized Transnistria as a separate country. So this Transnistria currently enjoys only internal sovereignty but not external sovereignty. Of course, Abkhazia and South Ossetia is not widely recognized. Only Russia and some of its allies have recognized it. So what is why we are studying this de facto states or parastates? So there has been a suggestion that these Donbass republics, Donetsk and Luhansk area of Ukraine, which has been separated from Ukraine by Russia recently, if they are allowed to be de facto states or parastates, then probably there is a chance that Russia may stop its offensive in Ukraine. Okay, so it has been this suggestion has been given that the Western countries must let these Donbass republics uh, uh, to function as de facto states or parastates, or even Crimea to be a de facto state, but because it would help Russia to withdraw its offensive against Ukraine. Okay, so this is just a suggestion. I don't think that any of the Western country or even Ukraine would agree to it, and the war would continue. Okay, so what is the next topic? The next topic is MSME innovation scheme. So Union Minister for MSME has recently launched this MSME innovation scheme. So it is basically providing a hub for innovation activities so that we can help our MSMEs. So under this in this program we will be having three sub components. The first one is incubation. So under these incubation centers, innovative technologies would be developed so that MSMEs can adopt these technologies. So financial assistance will be given to develop these technologies by the relevant partners. Similarly, design the second subcomponent is related to design. Okay, so the Indian manufacturing sector would be encouraged that they should participate in designing, and designing, it could be any product designing or plant and machinery designing, so which of course our MSMEs can directly take away from these designs and they can adopt it in their business. Okay, for that also 40 lakh rupees design assistance is provided for design projects, and 2.5 lakh assistance for student projects will be provided. And the third one of course is IPR. So we want to improve the IP culture in the country, especially in our MSMEs, so that they can create uh, uh, intellectual property for themselves, which will help in the country's economy. Okay, so now let's see the next topic, which is rural self-employment training institutes. So you know that recently on the International Women's Day, some batches of women-centric courses were started by this rural self-employment training institutes across the country. So what is this program? So this is a program between three uh, uh, agencies, we can say agencies. This is the first one is of course the Ministry of Rural Development, the second one is state governments, and the third one is sponsor banks. Okay, so these sponsor banks are mandated to open at least one rural self-employment training institute in their lead district, so that rural youth can be imparted training, so that they can they can be employed, they can be self-employed, or they can enter into entrepreneurship ventures. So short term training is provided to these rural youth, so and they are led to become an entrepreneur. Okay, so these rural poor youth between the age groups of 18 to 45 years are eligible for the training, and the task is to turn them into profitable entrepreneurs. This scheme is already being implemented in 28 states and 7 UTs, with of course almost 23 leading banks as partners. So now let us the next topic, which is Kudankulam nuclear power plant. So recently, Tamil Nadu Chief Minister wrote to the Prime Minister that the
away from reactor facility at Kudankulam nuclear plant, where the proposal is to store the nuclear waste, must be halted because the Kudankulam local villagers are not in favor of it, and now the Kudankulam village panchayat has even passed a resolution against it. So we do not need to go into the controversy. We just have to see what is the Kudankulam nuclear power plant. So it is of course located 60-50 kilometers south of Chennai in Tirunelveli district. It is the largest nuclear power station in India. Of course, Jaitapur will be the largest, but it has not been built yet. So Nuclear Power Corporation of India has developed this Kudankulam nuclear power plant, and the equipment and fuel for this power project is coming from Atomstroy Export, which is of course the Russian company. So unit 1 and 2 are already operational and connected to the electricity grid, and unit 3 and 4 are being constructed with help of Russia, and the fifth and sixth unit will the construction for fifth and sixth unit is under process. Okay, so India has 22 nuclear reactors which are operational in 7 nuclear plants as of now. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.